हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज लास्ट टॉपिक्स जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो गई, जो फर्स्ट चैप्टर में थी हमारी। ठीक है, यानी कि चैप्टर जो फर्स्ट था आपका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, वो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके पास पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट थी जो हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हमारे पास जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर थर्ड है और हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड भी है। ठीक है, सेकंड और थर्ड ये दोनों चैप्टर हमारे पास एक ही यूनिट के अंदर आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिलेटेड नहीं है इससे कि चैप्टर नंबर सेकंड पहले पढ़ना होगा फिर थर्ड पढ़ेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट है और इसको हम मेनली पढ़ने के बाद फिर इसको हम लेंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा, ठीक है, उसका जो नाम है वो है हमारा अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका आपके पास पूरा 10 नंबर का पार्ट है, तो अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, और स्टार्टिंग वाला जो पार्ट था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, ठीक है, जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि ये पार्ट आप 12th में पढ़ चुके थे, तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत वैसे नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो ये जो चैप्टर है आपका वो स्टार्टिंग हो रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अभी लास्ट चैप्टर में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा पहले उसी की डेफिनेशन, तो ये लगा लो कि दोनों चैप्टर में काम आ रही है आपके। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो आप बताएंगे। अब बताऊंगा तो मैं ही, आप लोग को ध्यान में रखना है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वे समीकरण, ठीक है, जिनमें आश्रित चर तथा उसके अवकलज, ठीक है, इसमें आश्रित चर और उसके अवकलज केवल प्रथम घात में ही आते हों, प्रथम घात में ही आते हों। ठीक है, और आपस में गुणित नहीं होते हों, आपस में क्या नहीं होते हों, गुणित यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाइड नहीं होते। ठीक है, तो देखिए आपके पास इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि आश्रित चर तथा उसके अवकलज केवल प्रथम घात में ही आते हो, प्रथम घात बोला है उसमें। ठीक है, ऑर्डर नहीं क्या, मान लेते हैं x तो है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट यानी कि आश्रित। ठीक है, तो dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में x आ सकता है लेकिन y नहीं आ सकता। ठीक है, आश्रित चर उसका अवकलज, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर y और प्लस में 2x बराबर 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और दूसरी बात कि अगर मैं लिख दूँ ऐसे, मान लो मैं y के साथ में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं x ही लिख रहा हूँ या x भी नहीं लिख रहा, और dy अपॉन dx का मैंने लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, राइट,
तो भी ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला है, केवल प्रथम घात में ही आते हों। कौन, y भी और उसका अपलज भी। मान लेते हैं यहाँ पर मैं y, इस तरह का एग्जाम्पल ले लो आप, dy/dx प्लस 2xy², ठीक है, ये y का स्क्वायर है, बराबर में 0, तब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, y का स्क्वायर आ रहा है, राइट। एक बात तो कि y और ये मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात ना तो dy/dx का पावर जो है यानी कि घात वो मोर देन 1 होनी चाहिए, और ना ही y की पावर मोर देन 1 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो समीकरण बनती है वो क्या कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं dy/dx प्लस 5xy बराबर 0, ये भी क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो अब हमारे पास इसी के आगे चलते हुए हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो है, वहां पर तो हमने क्या पढ़ा था, ओनली एक ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर भी क्यूब कर दूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, इससे दिक्कत है मुझे, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर d³/dx³ यानी कि इसका ऑर्डर 3 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले वाले जो चैप्टर है ना उसमें हमने जो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी वो फर्स्ट ऑर्डर की थी। उस चैप्टर का नाम ही क्या था, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एन ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके हमें क्या निकालने हैं, हल निकालने हैं यहाँ पे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर के रैखिक अवकल समीकरण कौन से होंगे, उसका व्यापक रूप लिख देते हैं। निम्न होता है, ठीक है, dny/dx की पावर n प्लस p1 की पावर n-1 प्लस p2 की पावर n-2, ठीक है। इस तरह से जो समीकरण आपके पास बनती है ये क्या है, ये व्यापक रूप है किसका, एन ऑर्डर के रैखिक अवकल समीकरण का, ठीक है, एन ऑर्डर का है। ये p1 p2 pn ये सब क्या है, या तो x के फलन है और या फिर अचर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं p1 p2 वेयर p1 p2 और pn तथा q ऑफ x या तो x के फलन है या अचर है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर टर्म बन जाती है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, तो हमारे पास इन्हें हम क्या बोलेंगे, मतलब जो ये देखो p1 p2 pn ये सब क्या है, अचर राशियां हैं, या अगर अचर राशियां हो मतलब कि हमने बोला ना या x के फलन है या फिर अचर है, अगर ये सब क्या हो, अचर राशियां हो, ठीक है। इफ p1 p2 pn आर कांस्टेंट देन हम क्या बोलेंगे इसको, इसे से गुणांक हो गया ना, ये अचर गुणांक वाला रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। देन इट्स कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास अगर p1 p2 सब क्या है, x के फंक्शन है,
तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये क्या हो जाते हैं, अचर हो जाते हैं, तो हम किसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आप उसको लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी होगी हमारे को, कुछ वैल्यू माननी होगी। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, हम ये कहते हैं कि d की पावर n को हम dn अपॉन dx की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको खाली d लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, d अपॉन dx। ठीक है भाई, n का मान 1 हो गया, मैं लिखता हूँ डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट। अब लिखूंगा डी क्यूब, तो ये हो जाएगा डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब। मतलब साथ में जो भी फंक्शन आएगा वो आप लगा दो। ठीक है, मतलब मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे डी वाई, तो डी वाई का मतलब क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स और साथ में क्या वाई, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये चीज है, मान लो लिखता हूँ आप पे डी स्क्वायर वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखना डी तो क्या है, एक अवकल संकारक है, इसे अवकल ऑपरेटर कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लेकिन इसके साथ में जो भी आता है वो लग जाएगा, तो उसी के हिसाब से डी वाई अपॉन डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, इस तरह की टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो समीकरण आपके पास है, समीकरण नंबर 1, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, डी की पावर n। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये अचर हो जाते हैं। अचर के लिए मैं p1 p2 नहीं लेता, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, a1 a2 ले लेता हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा, डी एन अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 डी एन माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 डी एन माइनस 2 वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस 2 प्लस ए एन वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर जो 2 है, इसमें जो सारे a1 a2 an है, ये सब कैसे हैं, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, dn प्लस a1 dn माइनस 1 लिख सकता हूं इसको, यहाँ a2 dn माइनस 2, ऐसे इसमें हम क्या हो जाएगा an, और y सब में ले रहा हूं मैं कॉमन। ठीक है, y भी आएगा यहाँ पे, लेकिन y में क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इस पूरे को मैं फंक्शन मान लेता हूँ d के रूप में आ रहा है ना सारा फंक्शन, मैं मान लेता हूँ अगर f ऑफ d, और यहाँ पर क्या आ रहा है, y तो आ ही रहा है, बराबर में क्या हो गया, q ऑफ x। तो इस तरह से मेरे पास एक समीकरण ही बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहो तो आप इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, राइट। तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन जो है ये वाला प्राप्त हो जाएगा कि f ऑफ d जो है हमारे पास y को हटा देते हैं अगर, तो d की पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 और प्लस an। ठीक है, ये हो जाएगी, राइट। तो इस d को हम क्या कहते हैं, d यानी कि d अपॉन डी एक्स को, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, डिफरेंशियल ऑपरेटर। मेन मुद्दा इसी का है, मेन बात यहीं पर ही बात आएगी हमारे पास। ठीक है, यही है सब कुछ कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का ऑपरेट कैसे करना है, वो चीज समझनी होगी। तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ ही बताता हूं। हमारे पास देखो डी का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि डी का मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे डी इनवर्स की, ठीक है, मीनिंग ऑफ डी इनवर्स, मीनिंग ऑफ डी इनवर्स क्या है, तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन डी। और 1 अपॉन डी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इस डी का उल्टा, तो डी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल करना, तो 1 अपॉन डी का मतलब क्या हो जाएगा, समाकल करना, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समाकल करना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे हम यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि एक बार देखिए आप, हम यहाँ कह रहे हैं कि जो d है
उसका मतलब है एक बार अवकलन करना, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार अवकलन करना एक्स के सापेक्ष, डी क्यू का मतलब 3 बार अवकलन करना। ऐसे ही सेम 1/d स्क्वायर का मतलब है 2 बार समाकल करना, 1 बार समाकल करना, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे हम कहते हैं 1/d क्यू ऑफ एक्स, या हम कहें आपसे कि डी इनवर्स क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो x का ऐसा फलन है जिसमें q ऑफ x का x के सापेक्ष समाकल करना होता है, समाकल करके प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आया? तो मतलब समझ में आया आपको कि 1/d है, इसका मतलब क्या है, जो भी फंक्शन आगे आ रहा है उसका क्या होगा, समाकल होगा। 1/d है तो एक बार, 1/d स्क्वायर है तो 2 बार समाकल, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। जब डी इनवर्स लिखो या 1/d लिखो, यहाँ पर एक ही बात है। एग्जाम्पल दे लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल भी है। तो देखिए जैसे डी इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, डी इनवर्स का मतलब क्या है, 1/d ऑफ x, और 1/d का मतलब क्या होता है, समाकल करना x का dx के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, x²/2। तो आप सीधे लिख सकते हो कि 1/d ऑफ x का मतलब क्या है, इसका समाकल करना, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर 1/d² ऑफ x होता तो आप इसका 2 बार समाकल करते x का, यानी कि ये बता x²/2 और फिर से समाकल कर दिया इसका तो x³/6, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो वो चीज आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, d⁻² ऑफ x, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जितनी बार भी यहाँ पर n आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने n बार इसका क्या किया है, समाकल किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये टर्म स्टार्ट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे हम रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा, देखो ये बात बता दूं कि 1/d का मतलब क्या है कि d का भाग दिया है, लेकिन d का भाग देना नहीं है, यहाँ पर d एक संख्या नहीं है, d एक क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।